अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी। और बायो में हम डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़े हैं जिनके थ्रू हम बायोलॉजी में तरक्की कर चुके हैं। और हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो हमने पढ़ी थी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। आज हमने उसके क्लोनिंग से रिलेटेड बात करनी है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों ने करने हैं। और इसके अलावा उसके बाद हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी, टिश्यू कल्चर, सारा कुछ पढ़ेंगे। आज जरा सुकून से पढ़ेंगे। चलेगी। साइंटिस्ट इन 1997 क्लोन्ड अ शीप नेम एज डैश। सो जल्दी से नाम बताएंगे उस भेड़ का नाम क्या था। ओके जी, दुआ चाह रहे हैं हमारे साथ, जल्दी से दुआ हमें आंसर बताएंगे। जो शीप हमारे पास क्लोन की गई थी उसका नेम क्या है। सॉरी। चले जी, नहीं तो हम बता देते हैं। नाम है उसका डॉली शीप नाम है, बड़ा ही फेमस किस्म का नाम था वैसे ये उस टाइम पे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, यूरिन इज प्रेफरेबल व्हीकल फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट देन किससे ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। हम लोगों ने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जब पढ़े तो हमने ये बात की कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी जो कि काउज और शीप वगैरह को दी जाती थी ताकि उनके मिल्क के थ्रू वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो कि डायरेक्ट यूरिन से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, बिकॉज यूरिन इज़ मोर प्रेफरेबल व्हीकल। जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन में एक तो टाइम लगता है, अनलेस जो एनिमल है वो मैच्योर हो। सो यूरिन को उन्होंने बनाया था एज अ मीडियम थ्रू विच दे गेट देयर रिक्वायर्ड जीन्स। सो इट इज बेटर देन मिल्क। उसके बाद एंटी थ्रोम्बिन हमने पढ़ी थी। एंटी थ्रोम्बिन हमारे पास कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, मिल्क में प्रोड्यूस होती है या यूरिन में, ब्लड में या स्लाइवा में। सो जल्दी से आंसर दें इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ और इससे अगले का आंसर भी छोड़ूंगी जो कि एंड पे होगा, ताकि उसके आंसर आप मुझे दो। चलें जी, आगे आते हैं क्लोनिंग पे। क्लोनिंग क्या थी। सो क्लोनिंग में ये हुआ था कि हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, हमने उसका सेल लिया, उसको आर्टिफिशियली ग्रो करवाया और उसके बाद सबसे पहले बनता है कैलस। कैलस क्या होता है। कैलस होता है अ मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। एक क्या बन गया था, क्या कहते हैं उसको, नहीं मुझे वर्ड आ रहा, एक मैस बन गया था सेल्स का, यही कह सकती हूँ फिलहाल में। और वो बाद में हमारे पास डिफ्रेंशिएट हुआ था डिफरेंट ऑर्गन्स में। सो जिस तरह प्लांट्स में होता है कि प्लांट को कहीं पे कट लग जाए तो पहले वहाँ पे वो हल्का हल्का ग्रो होता है, फिर उसके बाद उससे लीव्स निकलते हैं और आगे फ्लावर लगते हैं। सो सेम प्रोसेस हमने एनिमल पे भी अप्लाई करने की कोशिश की और उस प्रोसेस को फिर काफ़ी टाइम लगा डेवलप होने में। इसको क्लोनिंग कहा जाता है। सो क्लोनिंग क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है हमने मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं लिए, एग और स्पर्म को कंबाइन नहीं करवाया। ए सेक्शुअली हमने सिर्फ एक सेल उठाया जो कि डिप्लॉयड था। इस डिप्लॉयड सेल को हमने क्या करवाया, ग्रो करवाया, बिकॉज इट रिक्वायर ओनली जीन ऑफ वन एनिमल। देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई शीप है, वो अच्छा दूध देती है, उसका गोश्त भी, उसकी ऊन भी अच्छी है, उसकी वूल, शीप से वूल मिलती है ना, वूल भी अच्छी है। सो हम कहते हैं हम ऐसी ही शीप लेना चाहते हैं जिसके अंदर गोश्त भी हो, जिसके अंदर वूल भी हो, जिसके अंदर अच्छा मिल्क भी हो। सो हम उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। सो कॉपी बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसका एक डिप्लॉयड सेल उठाया, ठीक है। उस डिप्लॉयड सेल को हमने क्या करवाया, ग्रो करवाया। सो वो प्रोसेस आपके पास क्या, क्लोनिंग है। सो डिफरेंट जीन एक्सप्रेस इन डिफरेंट सेल्स। आपको पता है कि हर सेल में डिफरेंट सेल, मसल सेल के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नर्व सेल कंडक्ट नर्व इम्पल्स। इस तरह ग्लैंडुलर सेल्स, ये डिफरेंट सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं, लाइक हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, लाइक आपके पास लिवर है, लिवर से बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं। अल्फा बीटा सेल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट होती है उन सेल्स से। देन वो पेंक्रियास से रिलेटेड है। देन आपके पास सर्टेन एंजाइम्स हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से और आपके एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। सो ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, नर्व इम्पल्स और ये सब कुछ। अब वो कहते हैं कि हमने ये जीन्स जो हैं जो कि सेल्स के अंदर हैं, इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। रियली सॉरी।
सो 1997 में द फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सन वाज इन रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। इन्होंने एक शीप बनाई थी जिसको डॉली का नाम दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डिप्लॉयड न्यूक्लियर लिया, ठीक है, डिप्लॉयड सेल लिया, यानी कि आर्म बॉडी सेल लिया, टेकन फ्रॉम द कुमुलस सेल। ये वाले सेल कौन से होते हैं, वो सेल जो कि एग के साथ होते हैं आफ्टर देयर ओवुलेशन, यानी कि चूंकि हम वो एक चैप्टर स्किप कर चुके हैं, जो हमने करना है एंड पे करेंगे। उसमें ये होता है कि एक फीमेल के अंदर देयर इज अ ओवुलेशन साइकिल, जिसमें एक स्पेसिफिक डेज के बाद एक एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस वक्त के सेल्स को हमने उठाया, ठीक है, और वो सेल्स को हमने फिर एसेक्सुअली ग्रो करवाया। जब हमने उनको ग्रो करवाया तो उस वक्त आपको पता है कि जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, या हमने पूरी डेवलपमेंट पढ़ी थी, डेवलपमेंट ऑफ चिक, चूजे से मुर्गी कैसे बनी, पढ़ी थी ना, कि एक अंडा होता है, उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन होती है, ब्लास्टूला बनता है, नोटोकोट बनती है, सारा प्रोसेस आप पढ़ चुके हो। सो हमने वो सेल लेना है जो कि अभी आपके पास क्या है, डिप्लॉयड, जो कि एक तरह से डिप्लॉयड हो चुका है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, वो हैप्लॉयड नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल ओवरी के साइकिल के अंदर होंगे, सॉरी ओवरी के अंदर अटैच होंगे और एग के साथ प्रेजेंट होंगे। ये एग को असल में फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे आर नॉट एग, बिकॉज एग आर हैप्लॉयड व्हाइल दीज सेल्स आर डिप्लॉयड, ठीक है। और इन्हीं डिप्लॉयड सेल को उन्होंने उठाया, उन्होंने इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहले ये ग्रो किए ढेर सारे, ठीक है। जब मल्टीपल ग्रोथ हुई तो फिर इनके अंदर ग्रोथ होना शुरू हुई, ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हुए इनटू डिफरेंट पार्ट, उनके दिल, उनका नोटोकॉर्ड, उनके कान, ठीक है, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बने, और तब जाके शीप डेवलप हुई है। अब इसका फ़ायदा क्या होता था क्लोनिंग का, और क्लोनिंग का नुकसान क्या है, जो कि आपको नहीं बताया जाता। क्लोनिंग का फ़ायदा ये है हमारे पास कि हमारे पास डिज़ायर्ड क्वालिटी का ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास शीप थी, अभी मैंने एग्जांपल दी कि वो अच्छा गोश्त देती है, अच्छी ऊन देती है, अच्छा दूध देती है। सो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए प्रेफरेबल है, मैं इसके क्लोन्स बना लेती हूँ। नुकसान क्या था, नुकसान ये है कि अगर किसी एक शीप में डिजीज़ हो गई है और उसके पास उनके पास रेजिस्टेंस नहीं है, वो शीप बीमार हो जाती है, उसका जो क्लोन होता है डेफिनेटली उसके पास भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होती है हमारी बॉडी में, अगर फॉर एग्जांपल में हमारे अबाउजदाद को कोई बीमारी थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में चेंजेस आती हैं उसके अगेंस्ट, जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ज़्यादा पावरफुल होती जाती हैं। अगर ये क्रॉसिंग ओवर का जो नेचुरल प्रोसेस होता है, मियोसिस के बाद जब गैमीट्स कंबाइन करते हैं, सॉरी मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है और उसके बाद गैमीट कॉम्बिनेशन होता है, सो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्पफुल होती है रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि जो वीक जीन है वो अरेज हो जाता है और जो स्ट्रॉन्ग जीन है वो काबू पा लेता है। सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आपका कोई जीन वीक है यानी कि बीमार है, सो वो जो जीन के पास हील होने की ताकत नहीं है, सो आपका जो क्लोन है वो फिजिकली क्या है, या उसकी इम्यूनिटी क्या है, कम है, वो फिजिकली वीक है, ठीक है। सो ये एक नुकसान होता है क्लोनिंग का, और फायदा ये है कि आपको आपका डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म मिल जाता है जिसके अंदर वो सारी खूबियां होती है जो आप देखना चाहते हो। क्लियर? कोई क्वेश्चन है यहाँ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ये टॉपिक हमने सैटरडे को छोड़ा था, तो ये आज हमने कंप्लीट किया, और इसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके पास है जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। जीन थेरेपी क्या है? जीन को यूज़ करते हुए हमने डिसीजेस को हील करना है। जिस तरह हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, उसका जो जीन है ना, जो कि आपके पास सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसी तरह आपके पास डिफरेंट डिजीजेज हैं दैट आर रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये आप जेनेटिक डिसऑर्डर में ये पढ़ चुके हो डिजीजेस, ठीक है। अब होता क्या है, जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन फॉल कर रही है, इसको ट्रीट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जीन में तब्दीली लाते हैं। जीन में तब्दीली किस तरह से लाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके असल में प्रोटीन काम नहीं कर रही होती बॉडी में, हम उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन ले आते हैं, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, अच्छे वाला जीन डाल देते हैं। अब वो आपकी बॉडी में नॉर्मल वो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी कि हार्मोन्स और दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है। अब ये दो तरह से ठीक है,
ठीक है, चले। इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज जेनेटिक थेरेपी, यानी कि हमने वो जीन जो है वो हमने ह्यूमन के अंदर इंसर्ट कर दिया जो कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन नहीं बना रहा था। प्रोसीजर दैट गिव अ पेशेंट अ हेल्दी जीन टू मेक अप फॉर फॉल्टी जीन्स। वो पैंक्रियास में उसने क्या किया, उसे उन बीटा सेल्स को ठीक कर दिया और उन्होंने इंसुलिन बनानी शुरू कर दी। इट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी इलनेसेस यूजेज फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इसके दो मेथड होते हैं, एक्स वीवो एंड इन वीवो। इन वीवो क्या होता है, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है, आपने बॉडी का सेल लिया है, ठीक है, उसको आप आर्टिफिशियली देख रहे हो, लाइक आप बॉडी के अंदर जाकर तो नहीं देखोगे, आप पहले बॉडी से सेल निकालोगे और उसको आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें कहाँ गड़बड़ है, फिर आप उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। और ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे प्रेफर किया जाता है, यानी कि जब ग्रोथ एजेस होती है। मैच्योर पर्सन में ये तो इफेक्टिव नहीं होता। एक्स वीवो में आपने क्या किया, आपने बाहर पहले प्रिपेयर कर लिया जेनेटिक, जिस तरह इंसुलिन आपने प्रिपेयर की, इंसुलिन कहाँ पे प्रिपेयर की आपने, इन वीवो प्रिपेयर की इनसाइड बैक्टीरिया, जबकि जो प्लाज्मिड था आपका वो आपने एक्स वीवो लिया जिसमें आपने रिकम्बिनेंट डीएनए ऐड किया था, ठीक है। सो ये आपके पास एक्स वीवो इन वीवो है। अब एक बच्चे होते हैं SCID के, यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो इम्यूनिटी नहीं है, जैसा एड्स है ना, इट्स बेसिकली अ सब टाइप ऑफ एड्स, ठीक है। सो एड्स में हमारे पास क्या है, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जिसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है बॉडी की। बॉडी जो है वाइट ब्लड सेल सही तरह से प्रोड्यूस करी, क्योंकि वो वाइट ब्लड सेल्स खराब हो गए होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर बेसिकली इफेक्ट होता है वायरसेस का, बैक्टीरियोफेजेस का। सो आपके पास क्या है, लाइक हेपेटाइटिस में भी ये होता है, आपकी इम्यूनिटी खराब हो गई है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो वो काम नहीं कर रहे हैं, अपने वाइट ब्लड सेल काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जर्म को से लड़ने की ताकत ही नहीं है। अब आपकी बॉडी तो वीक हो जाएगी, दूसरा आपको सारे के सारे इफेक्ट बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। लाइक अगर आपको फ्लू होता है इट विल प्रोलॉन्ग, अगर आपको बुखार होता है वो ठीक नहीं होगा, अगर आप खांसी कर रहे हो वो भी ठीक नहीं होगी, आपका जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप कर जाएगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज कर जाएगा, आपको डिफरेंट हार्ट डिजीजेस हो जाएंगी। दिस इज बेसिकली सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें आपको ढेर सारी डिजीजेस होती है एक साथ। सो बच्चे जो होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीन थेरेपी जो है मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हम अर्ली एज पे करवा दें, ताकि जब वो ग्रो करें और उनके सेल्स ग्रो करें तो वो जो जीन है वो बेहतर तौर पे ग्रो करे और नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करे। So children in this lack an enzyme which is adenosine deaminase, sorry, यानी कि आपके पास जो T lymphocytes और B lymphocytes हैं, lymphocytes are basically example of white blood cell। या आप जब बड़े हो गए ना आपको पता चलेगा कि क्या है, एक आपके बोन मैरो से रिलेटेड है, एक आपके थायराइड से रिलेटेड है, थैलमस से रिलेटेड है। सो आपके पास दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं, इससे भी आगे भी टाइप्स हैं, लेकिन अभी आप ये दो पढ़े, T lymphocytes और B lymphocytes। ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में जर्म्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। अब हमारे पास एंजाइम नहीं है एडिनोसिन डीअमाइनेज, ये क्या करता है, ये इन सेल्स को मैच्योर बनाता है, ताकतवर बनाता है ताकि ये जर्म से लड़े। अब जब ये एंजाइम ही नहीं है तो वो ताकतवर ही नहीं होते हैं, वो मैच्योर ही नहीं होते हैं, वो बेचारे वीक रहते हैं और फिर इस नतीजे में उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है। सो हमने इसमें क्या करना है, हमने इन सेल्स को चेंज करना है, इन सेल्स में ये वाला एंजाइम प्रोड्यूस करवाना है। यानी कि एंजाइम क्या है, एंजाइम टाइप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन कैसे बनती है, जीन से, ठीक है। आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस याद होगा। सो बोन मैरो स्टेम सेल्स, यहाँ से हम बोन मैरो सेल्स उठाते हैं, रिमूव फ्रॉम ब्लड एंड इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरस, हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस दैट कंटेन नॉर्मल जीन, जिनके अंदर नॉर्मल जीन है। अब ये आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड वायरसेस है, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं आपके पास, जो कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की कैटेगरी में आते हैं। सो वायरसेस नॉर्मली आपके वाइट ब्लड सेल्स को बहुत जल्दी अटैक करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेट्रोवायरस का आपके पास क्या किया, अटैक करवा दिया, ठीक है। अब इस रेट्रोवायरस में हमने अपना स्पेसिफिक जीन डाला हुआ है जो कि आपके पास एडिनोसिन डीअमाइनेज बना देगा। आपको पता है अगर वायरस हमारी बॉडी में चला जाए तो ये बहुत जल्दी बहुत सारे पार्ट्स को क्या करता है, बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर लेता है। सो दिस रेट्रोवायरस
क्यों हम ये डाल रहे हैं? पहले तो हमने रेट्रोवायरस क्यों डाला? क्योंकि रेट्रोवायरस के पास डायरेक्ट आरएनए है। आरएनए से प्रोटीन बनना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, विच इज़ अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। अगर आप डीएनए लोगे, डीएनए की पहले रेप्लिकेशन होगी, फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर जाके ट्रांसलेशन होगी। यहाँ पे क्या होनी है? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या होनी है? ट्रांसलेशन। सो हम डायरेक्ट आरएनए यूज़ करते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, जी। रेट्रोवायरस आर वायरसेस विद आरएनए। ठीक है, और आरएनए क्यों हम ले रहे हैं? ताकि हमें डायरेक्ट प्रोटीन मिल जाए जो कि मिसिंग थी। सो हमने क्या किया? हमने उन सेल्स के ऊपर वायरसेस का अटैक करवाया। ठीक है, जब हम वायरसेस को अटैक करवाते हैं सो फिर उसके बाद क्या होगा? वो सेल को कब्जा कर लेंगी। ठीक है, होस्ट सेल के ऊपर। वायरसेस का होस्ट सेल होता है ना, वायरस खुद क्या है? पैरासाइट है। तो ये होस्ट सेल पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो फिर ये नॉर्मल जीन बनाएगा। जब नॉर्मल जीन बनाएगा तो वो नॉर्मल जीन का हम दोबारा क्या करेंगे? सो रेट्रोवायरस दैट कंटेन नॉर्मल जीन, देन एंजाइम सेल रिटर्न टू पेशेंट, हम उसमें दोबारा डाल देंगे। इसी तरह आपके पास एक और डिजीज है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ज़्यादा हाई होना। जस्ट ले एक पीरियड की ब्रेक, जल्दी से आते हैं। ओके, अब क्या होता है? अब जैसा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जैसा लिवर का काम है, लिवर क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाइल क्या करता है? फैट्स को इमल्सीफाई करता है। बाइल इमल्सीफाई फैट, यानी कि फैट्स को इमल्सीफाई, फैट्स को तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। अब आपके जो लिवर सेल है वो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ ही नहीं रहा, वो फैट्स को तोड़ ही नहीं रहा। सो अ कंडीशन दैट डेवलप व्हेन लिवर सेल्स लैक अ रिसेप्टर फॉर रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड। फैट नहीं टूट रहा, ठीक है, फैट जमता जा रहा है। सो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इट विल लीड टू हार्ट अटैक। और जो कहते हैं कि जो जवानी में हार्ट अटैक होता है उससे डेथ बहुत जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू जो बुढ़ापे का होता है। वजह, इसकी वजह भी है। बुढ़ापे में क्या होता है? आपके जो सेल वॉल्स हैं वो कमज़ोर हैं। ठीक है, वो इलास्टिसिटी खो चुकी होती हैं। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है इलास्टिक होती है। सो जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। आपको पता है आपकी जो स्किन है ये भी झुर्रियों वाली हो जाती है। वो झुर्रियों वाली इसीलिए होती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। सो जब आप यंग एज में हो, आपके जो सेल्स हैं वो ज़्यादा इलास्टिक है। सो यहाँ पे अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, यानी कि जो वॉल्व्स हैं वो अपनी पोजीशन पे दोबारा ना आए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ही रहें। सो इस कंडीशन में उनका हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं करेगा, बीट नहीं करेगा। इसको आप हार्ट अटैक बोलते हो। सो इन प्रोसीजर स्मॉल, इस पे क्या करते हैं हम लोग ऐसी कंडीशंस में? सो हार्ट अटैक की नहीं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम उनके लिवर का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, बायोप्सी में अमूमन होता है कि छोटा सा हम सेल का मैस निकालते हैं, उसको बेसिकली ट्रीट करते हैं। उस पर वही रेट्रोवायरस ही एक अलग रेट्रोवायरस लेंगे जिसका जो आरएनए है वो हमारे पास सही वाला जीन बनाएगा जो कि बाइल प्रोड्यूस करेगा, जिससे इमल्सिफिकेशन होगी। ठीक है, सो उसके पास हम नॉर्मल जीन देंगे। जब नॉर्मल जीन देंगे तो फिर वो फैट्स को तोड़ना शुरू कर देगा। जब वो फैट्स को तोड़ना शुरू कर देगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उसके पास नेक्स्ट डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस।
इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत कॉमन है। इसमें डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, डिफरेंट ऑर्गन से रिलेट हो सकते हैं ये। यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने आपको वो दी हुई है, आपके पास है एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक की, लंग्स की। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्ट क्या होता है? सिस्ट होता है एक ट्यूमर से पहले का एक सेल है, ठीक है, जिसको आप रसोली भी कह सकते हो, बहुत छोटी फाइबर्स की फॉर्म में हो तो हम उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट जगह पे हो सकती है, ओवरी में हो सकती है, आपकी ब्रेस्ट रीजन में हो सकती है, ठीक है, आपके मसल्स में हो सकती है, और आपके स्टमक के अराउंड हो सकती है। सो यहाँ पे जो है ये हम बात कर रहे हैं किसकी? रेस्पिरेटरी ट्रैक की। सो पेशेंट डाई ड्यू टू इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि वहाँ पे सिस्ट बन गया है और फाइब्रोसिस हो गया। आपको पता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि छोटे छोटे आगे आपकी एयर में छोटे छोटे पाइप्स में आगे डिवाइड होना होता है, और वो ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी तक जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब चूंकि यहाँ पे आपके सिस्ट बन गया है, सिस्ट बनने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर सही तरह जा नहीं रही है। सो इट लैक अ जीन दैट कोड्स फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयंस। सो पेशेंट डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो लिपोसोम्स, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स, हम क्या करते हैं, द स्पॉन्टेनियसली फॉर्म व्हेन लिपोप्रोटीन्स पुट इन सॉल्यूशन हैव बीन कोटेड विद जीन टू क्योर दिस डिजीज। हम एक नेजल स्प्रे बनाते हैं। वो नेजल स्प्रे क्या होता है? नेजल स्प्रे में क्या होता है ना, बहुत साइनसिस का जिनको प्रॉब्लम होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, उनको नेजल स्प्रे दिया जाता है। तो नेजल स्प्रे में क्या होता है, यही छोटे छोटे हम केमिकल्स करते हैं जो कि हमारी वो जो जगह है जो भी ब्लॉक हुई होती है उसको ओपन कर देते हैं। जब ओपन कर देते हैं तो एयर सही से अंदर चली जाती है। सो यहाँ पे लिपोसोम्स रिलेटेड हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स हैं, लाइपोसोम्स हैं। सो ये क्या करेंगे, ये जाके वो उस सिस्ट को खोल देंगे या उस ब्लॉकेज को खोल देंगे और सांस अंदर ट्रैवल करेगा, ठीक है। देन आपके पास कैंसर पेशेंट का तो बहुत एक्सटेंसिव यूज है। क्यों? कैंसर में क्या होता है, आपके जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला जीन है वो खराब हो गया, आपने उसको ठीक करना है। तो जीन थेरेपी डन टू मेक पेशेंट मोर टॉलरेट देन बाय कीमोथेरेपी। So patient given healthy genes producing cell to make person either tolerant to chemotherapy or make tumors vulnerable to it। यानी कि आपके पास दो तरीके हैं। यानी एक पहला तरीका है कि आप अपनी बॉडी, पेशेंट की बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि जितनी भी वो मेडिसिन ले रहे हैं वो उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ वो ट्यूमर्स को जाके अटैक करें और उनको डिस्ट्रॉय करें। सो कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी आई गेस आपको मंथ में 2 दफ़ा या मंथली करवानी पड़ती है। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग किस्म की ड्रग्स दी जाती है जिसकी वजह से जो आपके सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ को रोका जाता है, ठीक है। यानी कि उस ट्रिगर किया जाता है कि आपके सेल्स कंट्रोलेबली ग्रो ना करें। सो यहाँ पे भी होता है कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ब्लॉकेज सिस्ट है ना, सिस्ट इज अ मैस ऑफ सेल्स। ये जहां पे बनेगा वहां पे ब्लॉकेज करेगा, ठीक है। आगे है कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल टांग की एक वेन काट के कहाँ लगा दी गई, आपके दिल में लगा दी गई। आपने ये पढ़ा होगा, बहुत कॉमन है ये, नहीं पढ़ा तो आपने इसको देखना है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ये करते हो कि कहीं किसी और जगह की आर्टरी उतार के आप दिल में लगाते हो जो कि ठीक होती है, ठीक है। आपकी दिल की आर्टरी क्या हुई, ब्लॉक हो गई। आपको पता है कि दिल ने बहुत प्रेशर से ब्लड को पंप करना होता है और अगर आर्टरी बंद है तो फिर ब्लड पंप नहीं होगा। सो हम उस आर्टरी को रिप्लेस कर देते हैं। सो इसमें क्या होता है, अ बैलून कैथेटर यूज टू ओपन अप द क्लोज्ड आर्टरी। हम यहाँ पे जो आर्टरी है उसको खोलते हैं, जैसा ये है, समझो ये आर्टरी है, हमने इसको खोलना है। सो यहाँ पे हम एक जिस तरह I forget the word. This always happen. स्टेंट्स डाले जाते हैं रगों को खोलने के लिए। सो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि आपके पास वो मेटल स्टेंट्स एंटर किए जाते हैं ताकि वो जो वेन्स या आर्टरीज हैं वो खुल जाए, वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। तो यहाँ पे भी यही है कि हमने बैलून कैथेटर्स विच आर समझ लो स्टंट की तरह होते हैं जो कि आर्टरीज को खोल देता है, ठीक है। देन है आपके पास वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। सो आप क्या करते हो, आप
ये जो बैलून हमने एंटर किया, बैलून कैथेटर एंटर किया है, इसको आप कोड कर देते हो प्लाज्मिड से। ये प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड आपको पता है क्या होता है, इसके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप इजीली यूज कर सकते हैं। सो वो क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स को जाके खोलता है। सो एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल बेहतर हो जाती है टू बाईपास ऑब्स्ट्रक्ट एरिया, यानी कि बंद हुए जो ब्लॉक एरिया है उसको खोल देती है, आपकी ब्लड आर्टरीज को खोल देती है। ठीक है, बाईपास पे क्या होता है, बाईपास पे ये होता है, बाईपास कैसे समझाऊँ, बाईपास क्या होता है, आपके दिल का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके जो वॉल्स हैं, जो बंद वॉल्स हैं या बस आर्टरीज हैं, उनको खोला जाए, ठीक है। और ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है जब कोई और ट्रीट करने का तरीका ना हो, ठीक है। यहाँ पे बाईपास का जो यहाँ पे बाईपास है, इसका मतलब है कि हम वो जो बंद एरिया है उसको खोलते हैं, ठीक है। सो इन विवो थेरेपी, इन विवो यानी कि बॉडी के अंदर जो थेरेपी होती है उसमें हीमोफीलिया आती है, डायबिटीज़ आती है। डायबिटीज़ का तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट इंसुलिन के इंजेक्शंस ले सकते हो, दूसरा आप बीटा सेल्स को रिप्लेस करवा सकते हो। पार्किंसन डिजीज है, एड्स है। सो हीमोफीलिया में क्या करते हैं, ट्रीटेड बाय द डोज ऑफ सेल कंटेनिंग नॉर्मल जीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो कि हमारे पास थ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं है, अब हमने उस थ्रोम्बिन प्रोटीन को एंटर करवाना है ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाए। पार्किंसन डिजीज में हम क्या करते हैं, डोपामिन देते हैं, क्योंकि पार्किंसन डिजीज डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सो डोपामिन क्या होती है, डोपामिन हमारे जो रिलैक्स करती है, आप कह लो माइंड को, सो हम उसको देते हैं। सो इट प्रोड्यूस सेल्स दैट डायरेक्टली ग्राफ्टेड इनटू ब्रेन, तो वो ब्रेन में जाके हमारे सुकून आवर होती है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ जो है ना बिल्कुल जाने वाली हो गई है। कोई क्वेश्चन ये, चलिए टिश्यू ग्रोथ क्या होती है, टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर जैसा ये टेस्ट ट्यूब में आपको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह का ही होता है। होता क्या है, हम सेल्स को आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जैसा हमने एगर जेल पढ़ी है, हमने पीछे ठीक है, हमने पीछे पढ़ी थी जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस और एक एगर मीडियम पढ़ा। सो इसी तरह का हम एक आर्टिफिशियल मीडियम यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं या पेट्री डिश लेते हैं, उसके अंदर हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है, कल्चर मीडियम। सो ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर, यानी कि आर्टिफिशियली ग्रो करवाना। सो जर्मन बॉटनिस्ट से प्लांट्स में ही ज़्यादातर पहले काम किया जाता है, विच इज़ हर्बलैंड। इसने क्या किया था 1902 में, इसने कहा कि प्लांट्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब, एक तो पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि इनके अंदर इतनी जेनेटिक पोटेंशियल है कि ये अपने आप को ग्रो करवा ले। ई सेल विद फुल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लांट, यानी कि ये अपना डिटो कॉपी, अपनी फोटो कॉपी बना सकता है। सो इन 1958 कॉर्नल बॉटनिस्ट FC स्टुअर्ट ने क्या किया था, इसने कैरेट्स को ग्रो करवाया था फ्रॉम टाइनी पीसेज ऑफ फ्लोएम। इसने छोटे छोटे रूट में से पीसेज निकाले फ्लोएम के। फ्लोएम क्या होता है, फॉर फूड कंडक्शन में हेल्प होते हैं। इसने इसको ग्रो करवाया आर्टिफिशियल मीडियम में, उससे आपके पास नया प्लांट बन गया, ये गाजर बन गई। अब उसने दिया क्या था मीडियम को, उसने मीडियम में वो सारी चीज़ें ऐड की, शुगर, विटामिन, मिनरल, कोकोनट मिल्क, यानी कि वो सारी चीज़ें, सारे हार्मोन्स ऐड किए जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो सके। सो उसके पास बाद क्या हुआ था, प्लांट ग्रो कर गया था। सो टिश्यू कल्चर बीइंग यूज्ड बाय माइक्रो प्रोपेगेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिलियन ऑफ आइडेंटिकल सीडलिंग्स। ये पर्पज़ है हमारा, जो हम कहते हैं ना हम आर्टिफिशियल सीड बना रहे हैं ताकि हमारे पास सीडलेस प्लांट्स आए, हमें वाटरमेलन से बीज ना निकालने पड़े, हमें टोमेटो से बीज ना निकालने पड़े, सो वो आर्टिफिशियल बनाते हैं इसी तरह ही। सो वन मेथड इज मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम क्या होता है, द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। हम क्या करते हैं,
हम इस ग्रोइंग पार्ट को लेते हैं, हम इसको काटते हैं और काटने के बाद हम इस कोशिश करते हैं कि हम इसमें से वो चीज़ें लें, यानी कि एक्सटेंसिवली ग्रो करेगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी. सो शूड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू एडल्ट प्लांट हैविंग सेम ट्रेट आर कॉल्ड एज क्लोनल प्लांट, यानी कि उसका क्लोन है, उसकी फोटोकॉपी है. मेरिस्टम कल्चर में क्या होता है? मेरिस्टम कल्चर में ये है, एक तो ये ग्रोइंग सेल है. सो आपके पास क्योंकि आर्टिफिशियल मीडियम दिया हुआ है, आपने जर्म्स को रोका हुआ है. सो जर्म्स को रोका हुआ है तो वायरस फ्री प्लांट है आपके पास. पहला फ़ायदा कि आपका जो सीड है वो डिजीजेस वाला नहीं होगा. चैप्टर नंबर 11 कौन सा है शिजा? मैं पहले चैप्टर नंबर 11 बताओ, फिर मैं आपको ईमेल कर दूंगी, ठीक है? अभी केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे याद आएगा. अच्छा, उसके बाद है सोमेटिक एम्ब्रियोज. सोमेटिक एम्ब्रियोज क्या होते हैं? इन्हीं से हम छोटे छोटे जो सीड होते हैं उनसे प्लांट्स निकलते हैं. सो क्लम्प ऑफ टोटीपोटेंट सेल्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस सोमेटिक एम्ब्रियोज. इनसे छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं, जैसे ये छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं. सो लार्ज नंबर ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज प्रोड्यूस इन लार्ज टैंक्स दैट आर बायोरिएक्टर. अगर आपने लार्जर स्केल पे कराना है तो आप बायोरिएक्टर में करवा दो. सो सोमेटिक एम्ब्रियोज इनकैप्सुलेटेड इन अ प्रोटेक्टिव हाइड्रेटेड जेल. इसी तरह हाइड्रेटेड जेल होती है, इसके अंदर हम इसको पैक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोमेटो की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है. सेलरी इज लाइक तर होती है, जिस तरह वैसे तर नहीं होती है लेकिन उस टाइप की होती है. एस्पैरागस, लिलीज, बोगनियास, देन आपके पास है अफ्रीकन वायलेट. दीज आर flowering plants. So plants generated vary because of mutation that has soma colonal variation. So another एंथर कल्चर में क्या होता है, लाइक आपका प्लांट है उसके ऊपर ये एंथर होता है, पोलन ग्रेन और एंथर, याद है? सो इसको आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है जिसके अंदर वाइटामिन और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं. तो पोलिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सबसे पहला डिफरेंस है अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियल अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल का, ठीक है. देन ईथर में से एक क्वेश्चन आता है जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा. एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ईथर में से. और अल्कोहल्स में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ईमेल कर दूँ मैं आपको भी. अभी मेरे पास बुक भी नहीं है जो मुझे पता नहीं लग रहा. सो उसके बाद है आपके पास सेल सस्पेंशन कल्चर, यानी कि आप छोटे छोटे पार्ट्स लेते हो और उसी तरह यहाँ पे सेल को सस्पेंड कराते हो जो कि बाद में ग्रो कर जाते हैं. रैपिडली ग्रोइंग कल्चर कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड शेकन इनटू लिक्विड न्यूट्रल मटेरियल. जैसे यहाँ पे छोटे छोटे सेल लगा दिए जो कि ग्रो करेंगे. सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ सिकोरा लेजरियाना, यानी कि क्विनीन बनाने के लिए मलेरिया को ट्रीट करता था. इसे डिजिटॉक्सिन बनाने के लिए हम डिजिटलिस लेवेंडर यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है. सो इसका न्यूमेरिकल MCQs करेंगे कल, क्योंकि अभी जो मेरी हिम्मत है ना बस टूट गई है. सो चलिए बताएं हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या नहीं होता है, कौन सी चीज़ है जो लैक करती है जिसकी वजह से जो आपकी मेम्ब्रेन है वो कोलैप्स कर जाती है. और वो है आपके पास क्लोराइन आयन क्लोराइड बनी होता है. व्हाट इज जीन थेरेपी, ये आप लोगों ने पढ़ना है और पढ़ के मुझे कल समझाना है, ठीक है. अब आप मुझे समझाओगे जीन थेरेपी टिश्यू कल्चर, ठीक है. कल मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या पढ़ा और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.